नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान के भूगोल का जो भूगोल की जो गोल्डन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, इसमें बहुत ही शानदार 25 प्रश्न आपके लिए भूगोल के लाए गए हैं। आज का जो पेपर नंबर 9 है और आज का पेपर बहुत ही शानदार रहने वाला है साथियों। टारगेट मात्र 15 प्रश्नों को सही करना है आपको माइनस मार्किंग के बाद में। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। 25 में से आप जितने प्रश्न करते हो, अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो तो 1/3 नंबर कम कर दिए जाएंगे और एक प्रश्न सही करते हो तो 1 नंबर प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से अंकों का गणित रहने वाला है। और अगर आप माइनस मार्किंग को लागू करने के बाद में 25 में से मात्र 15 प्रश्नों के सही जवाब दे देते हो तो भूगोल आपकी बहुत ही शानदार है साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए, साथ ही सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए भी ये बेहद ही उपयोगी है। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर। तो साथियों, पहले प्रश्न में सही आंसर का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर है? देखो, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें कि पहले प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा, तो विकल्प नंबर 2 आपके सही रहेगा। अगर आपने विकल्प नंबर 1 को सही कर दिया है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग पूछा था, जिला नहीं पूछा था। इसी वजह से मैंने पहला ऑप्शन जैसलमेर डाला है। बहुत सारे साथी जो है वो शायद उन्होंने जैसलमेर को सही कर दिया है, लेकिन गलत है। जैसलमेर संभाग थोड़ी है यार, जैसलमेर तो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और संभाग कौन सा आता है? जोधपुर। तो बिल्कुल जोधपुर संभाग जो है यही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। राजस्थान में जो 7 संभाग है उनमें से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। देखो, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ के उत्तर देना, क्योंकि आपको कंफ्यूज होने वाला है। कंफ्यूजन जैसे एग्जाम में आप कंफ्यूज होने वाले हो, उसी प्रकार से अभी से आपको इस चीज का आदत डलेगी तो निश्चित रूप से हम एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे मित्रों। प्रश्न 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखो, प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से कौन सी सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित नहीं है? कालीबंगा, अनूपगढ़, तलवाड़ा और सूरतगढ़। तो देखो, अब आप कहोगे कि सर ये तो सभ्यता वाला प्रश्न आपने भूगोल में दे दिया। तो भाई मैंने दे रखा है घग्गर नदी के बारे में, ठीक है ना। तो साथियों, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे इस प्रकार से। निश्चित रूप से आपको ये सभी चीजें पता होना चाहिए। तो जो सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित नहीं है, उस सभ्यता का नाम क्या है साथियों? यहाँ दिए गए विकल्पों के अनुसार तलवाड़ा। तलवाड़ा कोई सभ्यता नहीं है, बल्कि तलवाड़ा क्या है? एक झील है। क्या है? झील है, सभ्यता थोड़ी है तलवाड़ा। इसी वजह से आपके तीसरा विकल्प जो है प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी कालीबंगा, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ तीनों ही जो है ये घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में सभ्यताएं स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 2 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आप सभी को बता दूं कि जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है उस पर 149 रुपये वाला जो कोर्स है साथियों, उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट है डिमांड चल रही थी कि सर लेवल 2 का जो सब्जेक्ट है, एसएसटी की बात की जाए, हिंदी की बात की जाए या साइंस मैथ्स की बात की जाए, तो उनकी टेस्ट सीरीज जो है 149 रुपये वाला जो कोर्स है इस पर उपलब्ध रेगुलर कराई जा रही है साथियों। अब आपको सब्जेक्ट के टेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखो, लेवल 1 वाले जो है सर, बहुत सारे जो छात्र हैं उन्होंने कमेंट किया कि सर आप लेवल 2 के सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज ला रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि एसएसटी की बात करो, हिंदी की बात करो या साइंस मैथ्स की बात करो, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं इन किताबों से ये टेस्ट सीरीज में ला रहा हूं। और जो टॉपिक लेवल 2 और देखो लेवल 2 में तो ज़्यादा टॉपिक है क्योंकि उनका वो तो सब्जेक्ट है, आपके तो 4-5 सब्जेक्ट आते हैं अकेलों के। तो लेवल 2 में जो टॉपिक आपके लेवल 2 में मैं करा रहा हूँ और जो लेवल 1 में भी है, तो लेवल 1 वाले उनको भी करना है। लेवल 1 वालों को जो लेवल 2 के मैं टेस्ट ले रहा हूँ उसमें जो कॉमन टॉपिक है, मतलब लेवल 2 में भी और 1 में भी है, तो लेवल 2 को तो करना ही है क्योंकि उनको तो करवा रहा हूँ। लेकिन लेवल 1 वाले उनको भी आपको उन टॉपिक्स को इस 149 रुपये वाले कोर्स में करना है। चाहे मैंने वहाँ लेवल 2 लिख रखा है, लेकिन काम लेवल 1 वालों के भी आएंगे। जो आपके टॉपिक है सिर्फ उनको ही आपको अटेंड करना है। क्लियर है सभी के? तो अगर आपने ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दी है और प्ले स्टोर पर जाकर आप ऐप डाउनलोड करके 149 रुपये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो साथियों। प्रश्न 3 पूछ रहा है, इनमें से असंगत का चयन कीजिए।
देखो विकल्प ए हम्माद का विस्तार, जोधपुर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर। दूसरा है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क, नोक जैसलमेर में। तीसरा है पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक भूगर्भित जल पट्टी। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक की वजह से लाठी सीरीज यहाँ पर मैंने लिखा था, लेकिन शायद डिलीट हो गया वो मेरी वजह से साथियों, मेरी गलती की वजह से। तो लाठी सीरीज तीसरे विकल्प में है। और बरखान है वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। तो इनमें से जो आपको असंगत लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 3 में करना है। देखो तीसरा विकल्प में मैं वापस बता रहा हूं, यह लाठी सीरीज आपको मानना है, क्योंकि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो देखो अगर हम बात करें तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है ये तो नोक जैसलमेर में है। और पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक जो भूगर्भित जल पट्टी है ये लाठी सीरीज कहलाती है। लेकिन अब पहला और चौथे विकल्प जो है, अगर हम बात करें इनमें असंगत की, तो साथियों पहला विकल्प कह रहे हैं हम्माद का विस्तार, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जालोर। जी नहीं, जालोर जिले में हम्माद का विस्तार नहीं है, इसी वजह से पहला विकल्प क्या हुआ, असंगत हुआ। बाकी बरखान किसको कहा जाता है, वायु भंवर के कारण जो निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं उन्हीं को बरखान के नाम से जाना जाता है। तो चौथा, तीसरा, दूसरा तीनों ही विकल्प सुमेलित है, संगत है। यहाँ पर मैंने जो लाठी सीरीज है वो लिख दिया था साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखो आपके प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछ रहा है, इनमें से असत्य कथन है। सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली मृदा काली मिट्टी, अधूरे निर्माण वाली मिट्टी पर्वतीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम कछारी मिट्टी, और सर्वाधिक मोटे कणों वाली मिट्टी लवणीय मिट्टी। तो साथियों आपको ये बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर आपको असत्य लग रहा है प्रश्न संख्या 4 में। चौथे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों। एक बार इसका सही आंसर देखते हैं, तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 4। सर्वाधिक मोटे कणों वाली मिट्टी लवणीय मिट्टी नहीं होती है, बल्कि रेतीली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है साथियों, लवणीय नहीं होती है। तो इसी वजह से ये क्या हुआ, असत्य कथन हुआ। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न 4 का सही आंसर है। बाकी सर्वाधिक जल ग्रहण करने वाली जो मृदा है वो कौन सी है, काली मिट्टी, हाड़ौती क्षेत्र में ये पाई जाती है। अधूरे निर्माण वाली जो मिट्टी होती है इसको पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है, और जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा कथन सत्य है, चौथा कथन क्या है साथियों, असत्य है। इसी वजह से चौथे प्रश्न का चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। देखो पांचवा प्रश्न है आपके, इनमें से असुमेलित है। उल्टे यू आकार में प्रवाहित होने वाली नदी माही, अंतः सलीला नदी घग्गर, आधी खारी आधी मीठी नदी लूनी, वाटर सफारी वाली नदी चंबल। तो इनमें से जो आपको असुमेलित लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चयन प्रश्न संख्या 5 में करना है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संपूर्ण भूगोल से ये पेपर बनाए जा रहे हैं, गोल्डन पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हो आप। देखो अगर बात करें इनमें से असुमेलित की, तो विकल्प नंबर 2 क्या है आपके, असुमेलित है साथियों। कैसे है, क्योंकि अंतः सलीला नदी घग्गर नदी नहीं है, बल्कि अंतः सलीला नदी भी कौन सी है, लूनी नदी ही है, अंतः सलीला नदी। इसीलिए विकल्प नंबर 2 आपके क्या हुआ, असुमेलित हुआ। बाकी आधी खारी आधी मीठी नदी कौन सी है, लूनी नदी को ही कहा जाता है। वाटर सफारी वाली नदी राजस्थान में कौन सी है, चंबल नदी है। और उल्टे यो आकार की, कैसी, उल्टे यो आकार की प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है साथियों, जो दक्षिण राजस्थान में बहती है। तो विकल्प नंबर 2 आपका क्या हुआ साथियों, असुमेलित हुआ। अंतः सलीला नदी कौन सी है, लूनी है, घग्गर नहीं है भाई। विकल्प 2 सही है 5वें प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। देखो छठा प्रश्न देख लेते हैं। मक्का के लिए उपयोगी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी और लाल लोमी मिट्टी। तो जो मिट्टी मक्का के लिए, मक्का की फसल के लिए उपयोगी आप मानते हो, वो आपको बताना है प्रश्न संख्या 6 में। देखो दिए गए विकल्पों के अनुसार अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ विकल्प की, तो साथियों लाल लोमी मिट्टी जो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, ये मिट्टी मक्का के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। कौन सी मिट्टी साथियों, लाल लोमी मिट्टी। काली, पर्वतीय, रेतीली उतनी उपयोगी नहीं मानी जाती है जितनी लाल लोमी मिट्टी जो है मक्का के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा साथियों छठे प्रश्न में। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान का देशांतरी अंतर है 60 डिग्री 9, 8 डिग्री 47, 60 डिग्री 63 और 8 डिग्री 72। तो जो राजस्थान का, देखो देशांतरी विस्तार नहीं पूछे, देशांतरी अंतर पूछे साथियों। तो राजस्थान का देशांतरी अंतर बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न को आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखो अगर कोई प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप उसको प्रश्न को छोड़ सकते हो, क्योंकि
प्रश्नों को छोड़ने की आदत आपको डालना ही पड़ेगा। अब देखो सुनाई में आ रहा है कि भाई 4-5 फरवरी की जगह फरवरी लास्ट में या मार्च स्टार्टिंग में आपका एग्जाम होगा, तो 20-25 दिन, इससे ज़्यादा एग्जाम आगे नहीं जाएगा। तैयारी में 1% भी ढिलाई नहीं होना चाहिए। 20 दिन पता भी नहीं चलता 20 दिन कैसे निकल जाते हैं। सर्दी के दिन है साथियों, ये सर्दी के दिन इतनी जल्दी निकलेंगे, आपको कब बिल्कुल पता नहीं चलेगा, कब 1 महीना निकल गया, कब 2 महीने निकल गया, कब आपके 5 दिन बाद पेपर आ जाएगा। बिल्कुल भी अगर आपने ढिलाई दी तो जिंदगी भर पछतावा करोगे आप इस चीज के लिए। तो निश्चित रूप से तैयारी रेगुलर ही रखिएगा। देखो 7वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। आपके राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो है देशांतरीय विस्तार क्या, देशांतरीय अंतर है वो है 8 डिग्री 47। कैसे है 8 डिग्री 47? क्योंकि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। इन दोनों को अगर हम अंतर निकाल के देखें तो कितना अंतर निकलेगा? 8 डिग्री 47। इसी वजह से आपके 7वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 8, मगरा भूमि कहलाती है, पहाड़ी क्षेत्र की भूमि मगरा कहलाती है। डिडवाना, पंचपदरा, सांभर झील के आसपास की भूमि मगरा कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र मगरा कहलाता है। और इनमें से सभी। तो बताइए प्रश्न संख्या 8 में कौन से विकल्प का चयन करोगे साथियों? मगरा भूमि इनमें से किसको कहा जाता है? सही आंसर देखें इसका 8वें प्रश्न में। देखो 8वें प्रश्न का सही आंसर है विकल्प नंबर ए। पहाड़ी क्षेत्र की जो भूमि होती है इसी भूमि को किस नाम से जाना जाता है साथियों? मगरा भूमि के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले ही कह दिया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हो। सेकंड ग्रेड हो या रीट मेंस लेवल 1 प्लस लेवल 2, बहुत ही उपयोगी चीजें पढ़ रहे हो साथियों आप ये। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। देखो मगरा भूमि याद रखिएगा किसको कहा जाता है? पहाड़ी क्षेत्र की भूमि को ही मगरा भूमि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है आपके, तीनों प्रकार का अफवाह तंत्र किस जिले में है? उदयपुर जिले में है, बीकानेर जिले में है, कोटा जिले में है या अजमेर जिले में है? तो देखो तीनों प्रकार के अफवाह तंत्र की हम बात करेंगे। एक तो आपके बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। एक है अरब सागर वाली शाखा। और एक है आपके जो आंतरिक नदियां हैं, आंतरिक नदियां साथियों, एक वो है। तो ये तीनों प्रकार का अफवाह तंत्र राजस्थान के जिस जिले में है, तीनों प्रकार की नदियां, उस जिले का चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। और साथियों 9वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं आपके। अगर हम बात करें तीनों प्रकार के अफवाह तंत्र की, तो राजस्थान का जो हृदय है अजमेर जिला। कौन सा जिला? अजमेर जिला। राजस्थान का हृदय कहते हैं ना अजमेर को साथियों, बिल्कुल यहीं पर तीनों प्रकार का अफवाह तंत्र स्थित आपको मिल जाएगा। विकल्प नंबर 4 प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछ रहा है आपसे? देखिएगा 10वें प्रश्न को, हरित क्रांति से न्यूनतम लाभ हुआ? गेहूं में हुआ, मक्का में हुआ, दलहन में हुआ या चावल में हुआ? तो साथियों इनमें से हरित क्रांति का नाम आपने सुना होगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है साथियों? नॉर्मन बोरलॉग है। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है ना, दोनों के नाम भी आपको याद रखनी है। हरित क्रांति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि हरित क्रांति से कौन सी फसल का में न्यूनतम लाभ हुआ? तो गेहूं, मक्का, दलहन, चावल। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। देखो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3। जो दलहनी फसलें हैं साथियों, दलहनी मतलब जिनसे दाल वगैरह बनती है ना, तो उन फसलों को हरित क्रांति से सबसे कम लाभ हुआ। 10वें प्रश्न में विकल्प नंबर 3 सही है। जबकि अगर ये पूछ ले कि हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ किस फसल में हुआ, तो सर्वाधिक लाभ हुआ गेहूं में। ठीक है, विकल्प नंबर आपके कौन सा सही हुआ? 10वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। देखो 11वां प्रश्न है आपके, इनमें से असुमेलित है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप। दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप। तीसरा है पैराबोलिक बालू का स्तूप, बड़ी झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप। और चौथा है तारा बालू का स्तूप, भ्रमणशील बालू का स्तूप। तो इनमें से जो आपको असुमेलित लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 11 में करना है। साथियों मैंने पहले ही कह दिया था कि क्वालिटी वाले प्रश्न आपको इस टेस्ट में देखने को मिलने वाले हैं, और टारगेट इसीलिए तो मैंने आपको 15 प्रश्नों का दिया है। देखो 11वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं
आपके प्रश्न संख्या 11 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 4। तारा बालू का स्तूप जो है ये तारे के आकार का होता है। भ्रमणशील बालू का स्तूप को तारा बालू का स्तूप नहीं कहा जाता है, बल्कि जो भ्रमणशील बालू का स्तूप होते हैं उनको तो साथियों दरियन कहा जाता है। और इसका विस्तार कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में है साथियों। भ्रमणशील बालू का स्तूप को किस नाम से जाना जाता है? दरियन के नाम से। और विस्तार कहाँ है? दरियन का, जैसलमेर में। और तारा बालू का स्तूप क्या होता है? तारे के आकार के जैसा। देखो बाकी ये जो तीसरा, दूसरा और पहला विकल्प है, अनुप्रस्थ किसको कहते हैं? जो बालू का स्तूप किससे बनते हैं? पवन की दिशा के समकोण पर। पैराबोलिक बालू का स्तूप किसे कहते हैं? जो बड़ी झाड़ियों के सहारे निर्मित होते हैं। और अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप किसे कहते हैं? जो पवन की दिशा के समांतर बनते हैं साथियों। तो पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प तो आपके सत्य है, लेकिन चौथा विकल्प क्या है? गलत है, असुमेलित है। इसी वजह से 11वें प्रश्न का चौथा विकल्प आपके सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 12वां प्रश्न क्या है? अंगूरों का उत्पादन कहलाता है एपीकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो इनमें से अंगूरों का उत्पादन क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर देख लेते हैं। देखो 12वें प्रश्न का आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? जो विकल्प नंबर 2 है। कौन सा? विकल्प नंबर जो 2 है साथियों, विटिकल्चर। बिल्कुल अंगूरों का उत्पादन विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 12 में। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। कर्ण सिंह ने खुर्रम को शरण दी थी, उस झील का नाम है जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर और राजसमंद। तो जिस झील के किनारे कर्ण सिंह के द्वारा खुर्रम को शरण दी गई थी, उस झील का क्या नाम है साथियों? 13वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है? तो देखो 13वें प्रश्न का भी सही आंसर अगर हम देखें तो बिल्कुल जैसे 12वें प्रश्न में भी आपके कौन सा विकल्प सही था, यहाँ पर दूसरा विकल्प। और बिल्कुल आपका जो 13वां प्रश्न है इसमें भी आपके दूसरा ही विकल्प सही है। कर्ण सिंह ने खुर्रम को कहाँ शरण दी थी? पिछोला झील जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, बिल्कुल यहीं पर कर्ण सिंह ने खुर्रम को शरण दी थी। तो सेकंड विकल्प 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या है? इनमें से असंगत का चयन कीजिए। असंगत है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश सांकला, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सलीम अली, सुनहरे त्रिकोण पर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बाघों की क्रीड़ा स्थली सवाई माधोपुर में। तो देखो प्रश्न संख्या 14 बताइए। प्रश्न संख्या 14 में आपको कौन सा असंगत लग रहा है? विकल्पों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि प्रश्न आपका गलत न हो। सही आंसर देखें साथियों, 14वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो बिल्कुल आपके विकल्प नंबर जो 3 है, सुनहरे त्रिकोण पर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बल्कि सुनहरे त्रिकोण पर स्थित कौन सा है? केवलादेव है साथियों, जो भरतपुर में है ना, केवलादेव। बिल्कुल ये आपके सुनहरे त्रिकोण पर स्थित है, न कि रणथंभौर। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? कैलाश सांकला को। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसके जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। और बाघों की क्रीड़ा स्थली रणथंभौर सवाई माधोपुर में पड़ती है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 जो है ये क्या हुआ? फिर असंगत हुआ, गलत हुआ, असुमेलित हुआ साथियों। तो विकल्प 3 ही इसी वजह से आपके प्रश्न संख्या 14 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 15वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? तो चलिए 15वां प्रश्न देखेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सुनहरे त्रिकोण पर केवलादेव है। ठीक है। प्रश्न 15, इनमें से असत्य कथन है। असत्य कथन का चयन आपको प्रश्न 15 में करना है। राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर। दूसरा है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का। और पाकिस्तान को बिना स्पर्श किए सबसे नजदीक जिला जालोर जिला। तो साथियों जो आपको प्रश्न संख्या 15 में असत्य कथन लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 15 में करना है। बताइए मित्रों 15वें प्रश्न में कौन से विकल्प का चयन करोगे? तो देखो 15वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1। अब कैसे हैं? देखो सॉल्यूशन जरूर सुना करो आप। राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जिसमें श्रीगंगानगर भी है, बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है, लेकिन जालोर नहीं है बल्कि बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर है। 4 जिले ये होते। जो रेड क्लिफ रेखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाली, जो 1070 बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर और सबसे पास गंगानगर। और पाकिस्तान को बिना स्पर्श किए सबसे नजदीक जिला कौन सा है? जालोर। तो दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प सही है, पहला विकल्प गलत है। इसी वजह से 15वें प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 1 सही रहेगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 16वां प्रश्न,
कांता ठाकुर समिति का संबंध है राजस्थान पर्यटन निदेशालय से, राजस्थान पर्यटन विकास निगम से, राजस्थान राज्य होटल विकास निगम से, राजस्थान पर्यटन लोगों से। तो देखो कांता ठाकुर समिति का संबंध प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया है। बताइएगा साथियों 16वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आप चुनोगे, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही आंसर का चुनाव करिएगा 16वें प्रश्न में, और इसका सही आंसर है आपके राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जो है, जिसके 1978 में स्थापना की गई थी और संचालन 1 अप्रैल 1979 से किया गया था साथियों। बिल्कुल ये आरटीडीसी जिसको हम कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको, आरटीडीसी। और इसी के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, कांता ठाकुर समिति का गठन किया गया था। तो विकल्प नंबर आपका 2 जो है 16वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न 17 की ओर। मैंने लिख दिया आरटीडीसी की स्थापना कब हुई, 78 में, और कार्य आरंभ कब किया इसने, 1 अप्रैल 1979 को। तो प्रश्न संख्या आपके 17 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17, मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, सांभर को, पिछोला को, पुष्कर को और अनासागर को। तो इनमें से किसको मंदिरों की नगरी कहा जाता है। देखो प्रश्न संख्या 17 में झीलों के बारे में, झीलें हैं ये सारे, है ना। देखो अगर हम बात करें तो सांबर, पिछोला, पुष्कर, अनासागर में से कौन सा विकल्प आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों, विकल्प नंबर 3, जो पुष्कर कहाँ पड़ती है, अजमेर में। बिल्कुल है, यहाँ शायद 300 या 400 से भी अधिक मंदिर है साथियों, कहाँ पर, पुष्कर में। इसी वजह से पुष्कर को ही क्या कहा जाता है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है। तो कौन सा विकल्प सही हुआ 17वें प्रश्न में, विकल्प नंबर आपका 3 सही है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान में रेल का आरंभ कब हुआ था। रेल सेवा का मतलब 21 अप्रैल 1874 को, 2 अक्टूबर 1994 को, 11 मार्च 1978 को और 15 मई 1872 को। साथियों राजस्थान में रेल सेवा का आरंभ जब से शुरू किया गया वो डेट और सन आपको प्रश्न संख्या 18 में बताना है। और अगर हम बात करें कि राजस्थान में रेल सेवा का आरंभ कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1874 को। कब, 21 अप्रैल 1874 को ही राजस्थान में रेल सेवा का आरंभ हुआ था। मतलब 18वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपके सही है, विकल्प नंबर जो 1 है प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों। रेगुलर यहाँ पर आपको रीट मेंस के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए चीजें प्रोवाइड की जा रही है, तो निश्चित रूप से चैनल से जरूर जुड़कर रहिएगा। चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछ रहा है, इनमें से असुमेलित नहीं है। कुबड़पट्टी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध, सफालदक्ष क्षेत्र फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध, राजस्थान में औजारों का शहर अजमेर, नाकोड़ा पर्वत में पाशरुनाथ जैन मंदिर। तो साथियों इनमें से जो आपको असुमेलित नहीं लग रहा है उसका चयन कीजिए। देखो प्रश्न को थोड़ा समझना, समझकर उत्तर दोगे तो प्रश्न सही कर लोगे, नहीं तो आता हुआ प्रश्न भी आप गलत कर लोगे साथियों। प्रश्न को बिल्कुल समझने की पूरी कोशिश करना। तो कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। देखो थोड़ा मैं टाइम दूंगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि आप इस प्रश्न को आते हुए गलत कर सकते हो। सही आंसर देखे प्रश्न संख्या 19 का। 19वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है आपके, विकल्प नंबर जो 4 है साथियों, ये आपके प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। कैसे, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है असुमेलित नहीं है। अगर असुमेलित है ऐसा पूछता तो मतलब क्या पूछता कि जो गलत है उसका चयन करना है। अब असुमेलित नहीं है मतलब जो गलत नहीं है उसका चयन करना है। और नाकोड़ा पर्वत कहाँ है, नाकोड़ा पर्वत में कौन सा मंदिर है, पाशरुनाथ जैन मंदिर है। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन राजस्थान में औजारों का शहर अजमेर को थोड़ी नागौर को कहा जाता है। फ्लोराइड के लिए सफालदक्ष क्षेत्र प्रसिद्ध नहीं है, ना ही कुबड़पट्टी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों ये आपके जो है असुमेलित है, और असुमेलित कौन सा नहीं है, चौथा विकल्प नहीं है। इसी वजह से 19वें प्रश्न का चौथा विकल्प ही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न 20 की ओर। 20वां प्रश्न, इनमें से असुमेलित है। राजस्थान का जनघनत्व 200, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 931, राजस्थान का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू, और राजस्थान में प्रथम जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2000। तो जो आपको असुमेलित लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 20 में करना है। देखो 20वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा साथियों। तो सही आंसर देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 20 का।
बिल्कुल आपके विकल्प नंबर जो 2 है ये क्या है साथियों, असुमेलित है। कैसे? क्योंकि राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 931 नहीं है बल्कि 933 है। कितना है? 933 है, 931 नहीं है। जबकि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928 है साथियों। जनघनत्व कितना है? 200 है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू। राजस्थान में प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी? 20 जनवरी 2000 को। तो दूसरा जो विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 21 की ओर। मैंने लिख दिया यहाँ पर बिल्कुल है कि भाई राजस्थान का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 931 नहीं है बल्कि कितना है? 933 है। आगे बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की ओर। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से असुमेलित है दुगारी झील बूंदी, चोपड़ा झील पाली, माउंटा झील जयपुर और सुजान गंगा झील अलवर। तो इनमें से जो आपको असुमेलित लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चयन आपको 21 में करना है। और साथियों 21वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा? कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो साथियों 21वें प्रश्न का सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 4। सुजान गंगा झील जो है ये अलवर जिले में नहीं है बल्कि सुजान गंगा झील आपके कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में है। कौन से जिले में है साथियों? भरतपुर जिले में। दुगारी झील बूंदी में पड़ती है, चोपड़ा झील पाली में पड़ती है और माउंटा झील जयपुर में पड़ती है। लेकिन सुजान गंगा झील कहाँ पड़ती है? अलवर में नहीं बल्कि कहाँ पड़ती है साथियों? भरतपुर में पड़ती है। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके 21 का सही उत्तर है। 22 की ओर बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22। इनमें से राजस्थान का कौन सा जिला 2 राज्यों से सीमा नहीं बनाता है? हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और डूंगरपुर। तो जो राजस्थान का जिला 2 राज्यों से सीमा नहीं बनाता है उसका चयन आपको 22 में करना है। और साथियों अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और डूंगरपुर में से वह कौन सा जिला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है? डूंगरपुर जिला है। कौन सा जिला है? डूंगरपुर। भाई राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हनुमानगढ़ है, एक भरतपुर है, एक धौलपुर है और एक और है बांसवाड़ा। कौन सा? एक और बांसवाड़ा है साथियों। ये 4 जिले ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। बाकी और जिले 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। डूंगरपुर नहीं बनाता है। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल सही उत्तर है। 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों, ठीक है ना। 23 को देख लेते हैं। इनमें से असुमेलित है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। शुष्क जलवायु प्रदेश में वनस्पति मरुद्भिद पाई जाती है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में वनस्पति पतझड़ पाई जाती है। और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान और वर्षा। तो जो आपको यहाँ पर असुमेलित लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चयन 23 में करना है। बताइए 23 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? तो साथियों 23वें प्रश्न का सही आंसर देखें कि भाई कौन सा विकल्प आपके 23 का सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चन के लिए भी निश्चित रूप से आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा मित्रों। 23 का सही आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 3। आर्द्र जलवायु प्रदेश में पतझड़ वनस्पति नहीं पाई जाती है बल्कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है? सघन। और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में 20 से 40 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। शुष्क जलवायु प्रदेश में मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तापमान और वर्षा। क्या है साथियों? तापमान और वर्षा। मैंने यहाँ बता दिया कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सी वनस्पति होती है? सघन। तो आपके कौन सा विकल्प सही है? थर्ड विकल्प 23 का सही उत्तर है 24 की ओर। तो देखो आपके 25 की जगह टोटल 26 प्रश्न है। एक प्रश्न और एक्स्ट्रा किया गया है इस टेस्ट में। देखो 24वां प्रश्न। इनमें से असत्य कथन नहीं है। राजस्थान का शिमला, उदयपुर, सिरोही के आसपास का क्षेत्र चंद्रावती, राज्य का सबसे ऊंचा दर्रा कुकरा दर्रा, राज्य का सबसे ऊंचा पठार बोमट का पठार। तो साथियों जो कथन आपको सत्य नहीं लग रहा है उस कथन का चयन आपको 24 में करना है। अब देखो प्रश्न 26 हो चुके हैं तो आपको सीधी सी बात है 15 की जगह आपका टारगेट कितने प्रश्नों का रहेगा साथियों? 16 प्रश्नों का रहेगा। आपको 1/3 माइनस मार्किंग करने के बाद आपको 16 प्रश्न आपके सही होना चाहिए। तो असत्य कथन नहीं है। कौन सा असत्य कथन नहीं है साथियों? विकल्प नंबर जो 2 है ये कथन असत्य नहीं है क्योंकि सिरोही के आसपास का क्षेत्र ही चंद्रावती के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का शिमला उदयपुर को नहीं बल्कि माउंट आबू को कहते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा जो है कुकरा दर्रा नहीं है, नहीं सबसे ऊंचा पठार बोमट का पठार है। तो ये तीनों तो गलत है। कौन से विकल्प को छोड़कर? विकल्प नंबर 2 को छोड़कर। सेकंड विकल्प आपके 24 का सही उत्तर है। 25 की ओर बढ़ेंगे। सेकंड लास्ट, इसके बाद एक और प्रश्न है आपके। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को, सिरोही को और उदयपुर को।
तो इनमें से जिसे मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है उसका नाम आपको 25 में बताना है। और साथियों 25वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो मानसून का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को। विकल्प नंबर 1 आपके 25 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 26वां प्रश्न देखेंगे। अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा साथियों कितने प्रश्न आपके बिल्कुल ईमानदारी से सही होते हैं। ठीक है, आज का अंतिम और 26वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 26वां प्रश्न है, इनमें से असंगत है। राजस्थान में जनगणना का अग्रज मुहनोत नैन्सी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जोधपुर। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जयपुर। तो साथियों 26 का सही उत्तर बताइए। जो आपको असंगत लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चयन आपको 26 में करना है। और कमेंट करके जरूर जाना कैसे लगे प्रश्न, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपके लिए चीजें तैयार की जाती है साथियों। 26 का सही आंसर देखें कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखो, राजस्थान में जनगणना का अग्रज मुहनोत नैन्सी को माना जाता है। और जो मुहनोत नैन्सी है, इन्होंने एक रचना की थी मारवाड़ रा प्रगना रिविगत साथियों, जिसको राजस्थान का गजेटियर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? राजस्थान के गजेटियर के नाम से जाना जाता है। तो पहला विकल्प तो आपके संगत है। दूसरा विकल्प कह रहा है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये भी सही है, बिल्कुल है ये। तीसरा विकल्प कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला तो जोधपुर नहीं है बल्कि जयपुर है। साथियों याद रखिएगा 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण भी और सर्वाधिक शहरी भी जनसंख्या वाला जिला जयपुर ही है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी जयपुर और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी जयपुर ही है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपके 26 में जो आपके तीसरा विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आपके ये गोल्डन पेपर नंबर 9 कंप्लीट होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा, वीडियो को लाइक किया और अब वीडियो को शेयर करोगे।